हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था लुंगटा। यह गांव दुनिया की नजरों से लगभग छिपा हुआ था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने देवदार के जंगल और हमेशा गिरती रहने वाली बर्फ। यहाँ की हवा में एक अजीब सी खामोशी रहती थी, मानो पहाड़ खुद कोई गुप्त राज छिपाए बैठे हों। गांव के बुजुर्ग अक्सर रात के समय एक कहानी सुनाया करते थे, हिम मानव की कहानी। उनका कहना था कि इन पहाड़ों में एक ऐसा जीव रहता है जो आधा इंसान और आधा जानवर जैसा है। उसका शरीर बहुत विशाल, पूरे शरीर पर सफेद और भूरे रंग के लंबे लंबे बाल और उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह लाल। लोग उसे हिम मानव कहते थे। गांव के लोग उस जीव का नाम लेते ही डर से कांप उठते थे। कहा जाता था कि जो भी इंसान उस हिम मानव के सामने आ जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन शहरों में रहने वाले लोग इन कहानियों को सिर्फ एक अंधविश्वास समझते थे। साल 2019 की सर्दियों में दिल्ली से 5 दोस्तों का एक ग्रुप हिमालय की ट्रेकिंग के लिए निकला। उनके नाम थे आरव, करण, मयंक, दीपक और सौरभ। इन पांचों को एडवेंचर का बहुत शौक था। सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए वे अक्सर खतरनाक जगहों पर जाकर वीडियो बनाते थे। इस बार उनका प्लान था हिमालय के सबसे रहस्यमयी इलाकों में ट्रेकिंग करना। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद वे लोग उस छोटे से गांव लुंगटा पहुंच गए। गांव बहुत शांत था, इतना शांत कि जैसे यहां समय भी धीरे चलता हो। बर्फ से ढकी छोटी छोटी झोपड़ियां, दूर दूर तक फैले जंगल और पहाड़ों के बीच बहती तेज ठंडी हवा। यह सब देखकर पांचों दोस्त बहुत उत्साहित थे। गांव में उनका स्वागत एक बूढ़े आदमी ने किया जिसका नाम था तेंजिन। तेंजिन की उम्र लगभग 70 साल थी। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी और झुर्रियों से भरा चेहरा बता रहा था कि उसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। जब उसे पता चला कि ये लोग पहाड़ों के अंदर ट्रेकिंग करने आए हैं तो उसके चेहरे पर अचानक चिंता की लकीरें उभर आईं। वह धीमी आवाज में बोला, तुम लोग यहाँ घूमने आए हो, लेकिन इन पहाड़ों में रात के बाद बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। आरव हंसते हुए बोला, क्यों बाबा, क्या यहाँ भूत प्रेत रहते हैं? तेंजिन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने बहुत गंभीर आवाज में कहा, भूत नहीं, उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज। पांचों दोस्त हंसने लगे। दीपक बोला, क्या यहाँ वही हिम मानव रहता है जिसकी कहानियां लोग बताते हैं? तेंजिन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसने धीरे से कहा, तुम लोग मजाक समझ रहे हो, लेकिन मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। अब माहौल थोड़ा गंभीर हो गया। सौरभ ने उत्सुकता से पूछा, आपने सच में उसे देखा है? तेंजिन ने सिर हिलाया। 30 साल पहले मेरी आंखों के सामने वह मेरे दोस्त को उठाकर जंगल में ले गया था। उसके बाद वह कभी वापस नहीं मिला। यह सुनकर पांचों दोस्त कुछ पल के लिए चुप हो गए। लेकिन फिर करण हंसते हुए बोला, बाबा, यह सब कहानियां होती हैं, असल में ऐसा कुछ नहीं होता। तेंजिन ने गहरी सांस ली। तुम लोग शहर से आए हो, तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन अगर रात के समय पहाड़ों से भयानक चीख सुनाई दे तो समझ लेना कि वह यहीं कहीं आसपास है। यह कहकर वह धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की तरफ चला गया। उस रात पांचों दोस्तों ने गांव के एक खाली घर में रुकने का फैसला किया। बाहर बहुत तेज बर्फबारी हो रही थी। ठंडी हवा खिड़कियों से टकराकर अजीब आवाजें पैदा कर रही थी। अंदर आग जल रही थी और पांचों दोस्त बैठकर बातें कर रहे थे। मयंक ने मजाक में कहा, अगर सच में हिम मानव मिल गया तो हमारा वीडियो तो वायरल हो जाएगा।
सब हंसने लगे। लेकिन तभी दूर पहाड़ों की तरफ से एक भयानक और लंबी चीख सुनाई दी। आवाज इतनी डरावनी थी कि पांचों दोस्तों की हंसी अचानक रुक गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। सौरभ ने धीरे से कहा, यह यह आवाज कैसी थी? दीपक ने खिड़की से बाहर झांका। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और गिरती हुई बर्फ दिखाई दे रही थी। तभी अचानक बर्फ पर किसी भारी चीज के चलने की आवाज सुनाई देने लगी। ठक ठक ठक, जैसे कोई बहुत विशाल जीव धीरे धीरे उनके घर की तरफ बढ़ रहा हो। आरव ने टॉर्च उठाई और खिड़की से बाहर रोशनी डाली, और अगले ही पल उसकी आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि बर्फ पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे मानव से भी कई गुना बड़े पैरों के निशान। और उन निशानों के बीच में कुछ दूरी पर खड़ा था एक विशाल साया, जिसकी लंबाई लगभग 8 फुट से भी ज्यादा थी। उसके पूरे शरीर पर घने बाल थे और उसकी आंखें अंधेरे में लाल रंग से चमक रही थीं। उस रात पांचों दोस्तों को पहली बार एहसास हुआ कि हिम मानव की कहानी शायद सिर्फ कहानी नहीं थी। खिड़की के बाहर खड़े उस विशाल साये को देखकर आरव के हाथ कांपने लगे। उसकी टॉर्च की रोशनी सीधी उस आकृति पर पड़ रही थी, लेकिन गिरती हुई बर्फ के कारण सब कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी इतना साफ था कि वह कोई साधारण जानवर नहीं था। उसकी लंबाई लगभग 8 या 9 फुट के आसपास थी। उसके कंधे बहुत चौड़े थे और पूरा शरीर लंबे सफेद और भूरे बालों से ढका हुआ था। वह धीरे धीरे सांस ले रहा था और हर सांस के साथ उसके मुंह से धुएं जैसी भाप निकल रही थी। दीपक ने डरते हुए फुसफुसाकर पूछा, आरव, वहां क्या है? आरव कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी आंखें उस साये पर टिकी हुई थीं। फिर उसने कांपती आवाज में कहा, वह इंसान नहीं है। सौरभ भी खिड़की के पास आ गया। जैसे ही उसने बाहर देखा, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। ये वही है। हिम मानव। कमरे के अंदर अचानक डर का माहौल छा गया। करण ने तुरंत दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और बोला, सब लोग पीछे हटो, खिड़की से दूर रहो। लेकिन बाहर खड़ा वह जीव बिल्कुल हिल नहीं रहा था। वह बस घर की तरफ देख रहा था, जैसे उसे पता हो कि अंदर लोग मौजूद हैं। अचानक उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और एक ऐसी भयानक गर्जना की कि पूरा पहाड़ गूंज उठा। उसकी आवाज इतनी भारी और डरावनी थी कि पांचों दोस्तों के दिल तेजी से धड़कने लगे। यह यहाँ क्यों आया है? मयंक घबराकर बोला। दीपक ने कहा, शायद इसे हमारी गंध आ गई है। तभी अचानक वह विशाल साया धीरे धीरे घर के करीब आने लगा। ठक ठक ठक, हर कदम के साथ बर्फ पर भारी आवाज गूंज रही थी। आरव ने खिड़की से टॉर्च हटाकर कहा, लाइट बंद करो। कमरे की लाइट तुरंत बंद कर दी गई। अब अंदर सिर्फ आग की हल्की रोशनी थी। बाहर से उस जीव की परछाई दीवार पर दिखाई दे रही थी। वह अब घर के बिल्कुल सामने खड़ा था। सब लोग सांस रोककर बैठे थे। कुछ सेकंड तक बाहर बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर अचानक धड़ाम, दरवाजे पर जोरदार चोट पड़ी। पूरा दरवाजा हिल गया। सौरभ डरकर चिल्ला पड़ा, हे भगवान! फिर दूसरी चोट। धड़ाम, इस बार दरवाजा और जोर से कांप गया। अब सबको समझ आ गया था कि वह जीव अंदर आने की कोशिश कर रहा है। करण ने तुरंत कमरे के कोने से एक मोटा लकड़ी का डंडा उठा लिया। अगर यह अंदर आया
तो हमें लड़ना पड़ेगा। लेकिन सच यह था कि पांचों दोस्तों के मन में सिर्फ डर ही डर था, क्योंकि अगर वह जीव सच में उतना विशाल था जितना दिख रहा था, तो उससे लड़ना लगभग असंभव था। तभी अचानक बाहर से कदमों की आवाज बंद हो गई। सब लोग चुप हो गए। कुछ देर तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर मयंक ने धीरे से कहा, शायद वह चला गया। दीपक ने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका। बर्फ गिर रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे जो जंगल की तरफ जा रहे थे। दीपक ने राहत की सांस ली। लगता है वह चला गया। लेकिन तभी दूर जंगल की तरफ से फिर वही भयानक चीख सुनाई दी। इस बार वह आवाज पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह जीव बहुत गुस्से में हो। आरव ने धीरे से कहा, मुझे लगता है यह अभी गया नहीं है। यह हमें देख रहा है। कमरे में बैठे पांचों दोस्तों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। बाहर बर्फबारी और तेज हो गई थी। ठंडी हवा खिड़कियों को हिला रही थी। और पहाड़ों के बीच कहीं वह रहस्यमयी जीव घूम रहा था। उस रात किसी को नींद नहीं आई, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि असली खतरा अभी शुरू ही हुआ था। क्योंकि अगले दिन जब वे लोग पहाड़ों के अंदर ट्रेकिंग के लिए निकले, तो उन्हें बर्फ में कुछ ऐसा मिला जिसने उनकी रूह तक कांप दी। बर्फ में पड़ा था एक इंसानी हाथ, और उसके पास फिर से वही विशाल पैरों के निशान। सुबह की ठंडी हवा पहाड़ों के बीच तेजी से बह रही थी। पूरी घाटी मोटी सफेद बर्फ से ढकी हुई थी। रात की घटना के बाद पांचों दोस्तों की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। किसी ने भी ठीक से नींद नहीं ली थी। फिर भी आरव ने कहा, हमें आज ही नीचे लौट जाना चाहिए। यहां रुकना ठीक नहीं है। सब लोग उसकी बात से सहमत थे। उन्होंने जल्दी जल्दी अपना सामान उठाया और गांव के बाहर की पगडंडी की तरफ चलने लगे। गांव के लोग अभी भी अपने घरों में थे। शायद इस इलाके के लोग ऐसे मौसम में बाहर निकलने से बचते थे। चलते चलते करण बोला, कल रात जो हमने देखा, क्या वह सच में वही था? दीपक ने गंभीर आवाज में कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन वह इंसान तो बिल्कुल नहीं था। तभी सौरभ अचानक रुक गया। उसकी नजर बर्फ पर पड़ी। रुको, यहां देखो। सब लोग उसके पास आ गए। बर्फ पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे विशाल पैरों के निशान। वे निशान इंसान के पैरों से कम 3 गुना बड़े थे, और वे सीधे जंगल की तरफ जा रहे थे। मयंक ने डरते हुए कहा, यह वही है, वही जो रात को आया था। आरव ने धीरे से कहा, हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन तभी दीपक की नजर थोड़ी दूर बर्फ में पड़ी एक चीज पर गई। वह अचानक घबरा गया। वो क्या है? सबकी नजर उस तरफ गई। बर्फ के बीच कुछ लाल रंग का दिखाई दे रहा था। आरव धीरे धीरे वहां गया। उसने हाथ से बर्फ हटाई, और अगले ही पल उसके मुंह से डर के मारे आवाज निकल गई। हे भगवान! बर्फ के अंदर से बाहर निकला था एक इंसानी हाथ। वह हाथ आधा बर्फ में दबा हुआ था। उसकी उंगलियां ठंड से नीली पड़ चुकी थीं, और कलाई के पास खून जम चुका था। यह देखकर पांचों दोस्तों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। सौरभ पीछे हट गया। यह यहां कैसे आया? दीपक ने चारों तरफ देखा, और तभी उसकी नजर फिर बर्फ पर पड़े पैरों के निशानों पर गई।
वे वही विशाल निशान थे और वे उसी हाथ के पास से आगे जंगल की तरफ जा रहे थे। करण ने कांपती आवाज में कहा, मतलब यह किसी इंसान का हाथ है और उसे वही जीव उठाकर ले गया। अब सबको तेंजिन की बात याद आ गई। जो भी उसके सामने आता है वह कभी वापस नहीं लौटता। कुछ देर तक वहां सन्नाटा छाया रहा। ठंडी हवा के झोंके उनके चेहरों से टकरा रहे थे। आरव ने गंभीर आवाज में कहा, हमें तुरंत गांव लौटना चाहिए। सब लोग तेजी से वापस मुड़ गए। लगभग 10 मिनट बाद वे फिर गांव पहुंच गए। गांव में पहुंचते ही वे सीधे तेंजिन की झोपड़ी के पास गए। दरवाजा खटखटाया। कुछ सेकंड बाद तेंजिन बाहर आया। उसने पांचों के डरे हुए चेहरे देखे तो समझ गया कि कुछ गलत हुआ है। क्या हुआ? आरव ने घबराकर कहा। बाबा, हमें जंगल के पास बर्फ में एक इंसानी हाथ मिला है। तेंजिन का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। मैंने तुम लोगों को चेतावनी दी थी। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, यह पहली बार नहीं है। हर कुछ साल में ऐसा होता है। कोई न कोई आदमी गायब हो जाता है। दीपक ने पूछा, लेकिन यह जीव है क्या? तेंजिन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, बहुत साल पहले इन पहाड़ों में एक शोध टीम आई थी। वे लोग हिम मानव की तलाश कर रहे थे। लेकिन एक रात उनकी पूरी टीम अचानक गायब हो गई। सिर्फ एक आदमी बचा था, जो पागलों की तरह चिल्लाता हुआ गांव पहुंचा था। सौरभ ने पूछा, उसने क्या कहा था? तेंजिन की आंखों में डर उतर आया। वह धीरे से बोला, उसने कहा था कि पहाड़ों में सिर्फ एक नहीं, कई हिम मानव रहते हैं। यह सुनकर पांचों दोस्तों की रूह कांप गई। करण ने घबराकर कहा, मतलब यहां एक से ज्यादा हैं? तेंजिन ने सिर हिलाया, और शायद उन्होंने तुम्हें देख लिया है। अचानक उसी समय गांव के पीछे वाले जंगल की तरफ से फिर वही भयानक गर्जना सुनाई दी। इस बार आवाज पहले से भी ज्यादा करीब थी। इतनी करीब कि ऐसा लगा जैसे वह जीव अब गांव के अंदर आ चुका है। जैसे ही जंगल की तरफ से वह भयानक गर्जना सुनाई दी, पूरे गांव में एक अजीब सी हलचल फैल गई। घरों के दरवाजे बंद होने लगे, खिड़कियां भीतर से जकड़ दी गईं, और लोग जल्दी जल्दी अपने बच्चों को अंदर खींचने लगे। पांचों दोस्त तेंजिन की झोपड़ी के सामने खड़े थे। उनके चेहरों पर साफ डर दिखाई दे रहा था। सौरभ घबराकर बोला, ये आवाज तो बहुत पास से आई है। तेंजिन ने तेजी से चारों तरफ देखा, जैसे वह किसी अनदेखे खतरे को महसूस कर रहा हो। फिर उसने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, सब लोग अंदर आ जाओ। अभी बाहर रहना बहुत खतरनाक है। वे सब जल्दी से झोपड़ी के अंदर चले गए। तेंजिन ने दरवाजा मजबूती से बंद किया और उस पर मोटी लकड़ी का पटरा लगा दिया। अंदर एक छोटी सी आग जल रही थी। बाहर हवा की आवाज और बर्फ के गिरने की सरसराहट साफ सुनाई दे रही थी। कुछ पल तक सब लोग चुप बैठे रहे। फिर अचानक धम्म, गांव के किसी घर की दीवार पर जोरदार आवाज आई। सब लोग एकदम चौंक गए। दीपक ने डरते हुए पूछा, ये क्या था? तेंजिन धीरे से खिड़की के पास गया और बहुत सावधानी से बाहर झांका। अगले ही पल उसका चेहरा डर से सख्त हो गया। आरव ने तुरंत पूछा, क्या दिख रहा है? तेंजिन ने कांपती आवाज में कहा, वह गांव में आ चुका है।
यह सुनते ही पांचों दोस्तों के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मयंक धीरे से बोला, क्या? सच में? तेंजिन ने सिर हिलाया। वह अभी सामने वाले घर के पास खड़ा है। सबके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। बाहर से भारी कदमों की आवाज आ रही थी। ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल जीव बर्फ पर चलते हुए पूरे गांव का चक्कर लगा रहा हो। फिर अचानक गांव के एक घर से एक महिला की चीख सुनाई दी। बचाओ! उस चीख ने पूरे माहौल को और भयावह बना दिया। करण तुरंत खड़ा हो गया। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन तेंजिन ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, बाहर मत जाओ। जो भी बाहर जाएगा वह वापस नहीं आएगा। अचानक बाहर से किसी चीज के टूटने की आवाज आई। धड़ाम, जैसे किसी घर का दरवाजा जोर से तोड़ा गया हो। फिर कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया और उसके बाद एक ऐसी भयानक गर्जना गूंजी कि पूरा पहाड़ कांप उठा। उस आवाज में गुस्सा था, भूख थी और कुछ ऐसा था जो इंसानों के लिए नहीं था। सौरभ के हाथ कांपने लगे। हे भगवान, यह सच में इंसानों का शिकार कर रहा है। आरव के मन में डर के साथ साथ एक सवाल भी उठ रहा था। अगर यह जीव इतने सालों से इन पहाड़ों में रह रहा है तो यह अचानक गांव में क्यों आ गया? क्या यह भूखा था या फिर यह किसी और वजह से आया था? तभी अचानक तेंजिन ने खिड़की से बाहर फिर देखा और इस बार उसका चेहरा और भी डरावना हो गया। उसने धीरे से कहा, ये क्या? आरव तुरंत उसके पास गया। क्या हुआ? तेंजिन ने कांपती उंगली से बाहर की तरफ इशारा किया। आरव ने खिड़की से बाहर झांका और अगले ही पल उसका दिल जैसे रुक गया, क्योंकि बाहर बर्फ में खड़ा था वही विशाल हिममानव। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पीछे जंगल के अंधेरे में दो और विशाल साये खड़े थे। उनकी लाल चमकती आंखें सीधे गांव की तरफ देख रही थीं। अब यह साफ हो गया था कि हिमालय के इन पहाड़ों में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई हिम मानव रहते थे। और आज की रात वे सभी शिकार पर निकले थे। तेंजिन की झोपड़ी के अंदर बैठे पांचों दोस्तों की सांसें जैसे रुक गई थीं। खिड़की के बाहर दिखाई दे रहे वे तीन विशाल साये किसी बुरे सपने की तरह लग रहे थे। बर्फ लगातार गिर रही थी और उस सफेद अंधेरे के बीच उनकी लाल चमकती आंखें किसी शिकार की तलाश में इधर-उधर घूम रही थीं। आरव की आवाज धीरे से निकली, हे भगवान, ये तीन हैं। तेंजिन ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने कहा था ये अकेले नहीं होते। बाहर खड़ा सबसे बड़ा हिम मानव धीरे धीरे गांव के बीचों बीच आ गया। उसका विशाल शरीर बर्फ से ढका हुआ था। उसकी हर सांस के साथ ठंडी हवा में धुआंसा उठता दिखाई देता था। उसके कदम इतने भारी थे कि बर्फ पर चलते ही ठक ठक की डरावनी आवाज गूंज रही थी। अचानक वह एक घर के सामने रुक गया। घर के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। झोपड़ी के अंदर बैठे सभी लोग सन्न रह गए। सौरभ ने फुसफुसाते हुए कहा, ये उस घर के अंदर जाएगा। तेंजिन की आंखें डर से फैल गईं। अगर उसने दरवाजा तोड़ दिया तो कोई नहीं बचेगा। कुछ सेकंड तक वह विशाल जीव दरवाजे को घूरता रहा। फिर अचानक उसने अपना विशाल हाथ उठाया और पूरे जोर से दरवाजे पर मारा। धड़ाम! लकड़ी का दरवाजा एक ही वार में टूट गया। अंदर से लोगों की घबराई हुई आवाजें सुनाई देने लगीं।
फिर एक आदमी की जोरदार चीख गूंजी, बचाओ। लेकिन अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ बाहर खड़े उस हिम मानव की भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ सेकंड बाद वह झोपड़ी से बाहर निकला। उसके हाथ में कुछ था। एक इंसान। वह आदमी बेहोश था या मर चुका था, यह समझना मुश्किल था। उसका शरीर उस विशाल जीव के हाथ में ऐसे लटक रहा था जैसे कोई खिलौना हो। यह देखकर पांचों दोस्तों की रूह कांप गई। मयंक ने कांपते हुए कहा, यह सच में इंसानों का शिकार कर रहा है। बाहर खड़े बाकी दो हिम मानव भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे पूरे गांव को घेर रहे हों। अचानक गांव के दूसरे कोने से लोगों की घबराई हुई आवाजें आने लगीं। कुछ लोग घरों से निकलकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनमें से एक आदमी भागते हुए जंगल की तरफ पहुंचा, अंधेरे से एक और विशाल साया अचानक उसके सामने आ गया। उस आदमी ने डर के मारे चिल्लाया, नहीं, नहीं, बचाओ। लेकिन वह आवाज पूरी भी नहीं हो पाई, क्योंकि अगले ही पल वह हिम मानव उस पर झपटा। उसकी भयानक गर्जना पूरे पहाड़ों में गूंज उठी। कुछ ही सेकंड बाद सब कुछ फिर शांत हो गया। झोपड़ी के अंदर बैठे पांचों दोस्त डर से कांप रहे थे। दीपक ने धीरे से कहा, अगर ये ऐसे ही हमला करते रहे तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। तेंजिन ने गहरी सांस ली। इसलिए इस गांव के लोग रात होते ही घरों में छिप जाते हैं। आरव ने पूछा, लेकिन आज ये इतने गुस्से में क्यों हैं? तेंजिन ने धीरे धीरे कहा, क्योंकि शायद हमने उनकी सीमा पार कर दी है। ये पहाड़ उनका इलाका है और उन्हें पसंद नहीं कि इंसान यहां आए। बाहर अचानक फिर भारी कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। इस बार वह आवाज बहुत पास थी। इतनी पास कि ऐसा लग रहा था जैसे वह विशाल जीव अब तेंजिन की झोपड़ी के सामने खड़ा हो। सब लोग सांस रोककर बैठ गए। फिर अचानक दरवाजे के बाहर बर्फ पर किसी भारी चीज के घिसटने की आवाज आई, जैसे कोई बहुत बड़ा जीव दरवाजे के ठीक सामने खड़ा हो। और फिर दरवाजे की दरारों से दो लाल चमकती आंखें दिखाई दीं। अब वह हिम मानव सीधे उनकी झोपड़ी के सामने खड़ा था। तेंजिन की झोपड़ी के अंदर बैठे सभी लोग बिल्कुल शांत थे। बाहर दरवाजे के ठीक सामने खड़ा वह विशाल हिम मानव धीरे धीरे सांस ले रहा था। उसकी भारी सांसों की आवाज लकड़ी की दीवारों के पार भी साफ सुनाई दे रही थी। दरवाजे की छोटी सी दरार से उसकी लाल चमकती आंखें अंदर झांक रही थीं। सौरभ के हाथ डर से कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, यह हमें देख रहा है। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई आवाज करे। कमरे के अंदर जलती आग की हल्की रोशनी दीवारों पर हिल रही थी। उस रोशनी में सभी के चेहरे डर से पीले पड़ चुके थे। अचानक खरर, दरवाजे पर किसी तेज नाखून के रगड़ने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे वह जीव अपने विशाल पंजों से दरवाजे को खरोंच रहा हो। दीपक ने धीरे से फुसफुसाया, यह अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तेंजिन ने सभी को हाथ के इशारे से चुप रहने को कहा। कुछ सेकंड तक सिर्फ वही खरोंचने की आवाज आती रही। फिर अचानक धड़ाम, दरवाजे पर इतना जोरदार वार हुआ कि पूरी झोपड़ी हिल गई। मयंक डर के मारे पीछे गिर पड़ा। करण ने तुरंत लकड़ी का डंडा कसकर पकड़ लिया। अगर यह अंदर आया तो हमें लड़ना पड़ेगा। लेकिन सभी जानते थे कि यह लड़ाई बराबरी की नहीं होगी।
बाहर से फिर दूसरी चोट आई। धड़ाम। इस बार दरवाजे की लकड़ी में दरार पड़ गई। अब साफ समझ आ रहा था कि वह ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। तेंजिन अचानक उठ खड़ा हुआ। पीछे की खिड़की से निकलो, आरव ने पूछा। लेकिन आप? तेंजिन ने शांत आवाज में कहा। अगर हम सब भागने की कोशिश करेंगे तो कोई भी नहीं बच पाएगा। मैं इसे कुछ देर रोकने की कोशिश करता हूं। तुम लोग पीछे के जंगल की तरफ भाग जाओ। यह सुनकर सब चौंक गए। सौरभ बोला, नहीं बाबा, हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। लेकिन तभी बाहर से तीसरी बार जोरदार वार हुआ। धड़ाम। दरवाजे का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अंदर गिर गया। अब दरवाजे में इतना बड़ा छेद हो गया था कि बाहर खड़ा हिम मानव साफ दिखाई दे रहा था। उसका विशाल चेहरा दरवाजे के पास झुका हुआ था। उसके दांत बहुत बड़े और नुकीले थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी क्रूर चमक थी। यह देखकर सबकी सांस रुक गई। तेंजिन चिल्लाया, भागो, अभी भागो। आरव, करण, मयंक, दीपक और सौरभ तुरंत पीछे की खिड़की की तरफ दौड़े। उन्होंने खिड़की खोली और एक एक करके बाहर कूद गए। बाहर घुटनों तक बर्फ जमी हुई थी। ठंडी हवा उनके चेहरों से टकरा रही थी। लेकिन वे बिना पीछे देखे जंगल की तरफ भागने लगे। उसी समय झोपड़ी के अंदर से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। फिर तेंजिन की एक दर्दभरी चीख गूंजी। आ! उस चीख ने पांचों दोस्तों के दिल को हिला दिया। सौरभ रुक गया। हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, अगर हम वापस गए तो हम भी मर जाएंगे। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन वे जानते थे कि अब वापस जाना असंभव था। वे लोग तेजी से जंगल के अंदर भागते रहे। कुछ मिनट बाद जब वे काफी दूर पहुंच गए तो अचानक उन्हें एहसास हुआ कि जंगल में अजीब सी खामोशी है। कोई आवाज नहीं, ना हवा की, ना जानवरों की, सिर्फ बर्फ पर उनके कदमों की आवाज। तभी अचानक दीपक ने डरकर पीछे देखा और उसकी सांस जैसे रुक गई। रुको! सब लोग रुक गए। दीपक ने कांपती उंगली से पीछे की तरफ इशारा किया। दूर बर्फ के बीच अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही थीं। और फिर उनके बगल में दो और लाल आंखें दिखाई दीं। और फिर दो और। अब साफ हो गया था कि वे लोग जंगल में अकेले नहीं थे। हिम मानव अब उनका पीछा कर रहे थे। घने बर्फीले जंगल के बीच पांचों दोस्त तेजी से भाग रहे थे। उनके पैरों के नीचे बर्फ चरमराने की आवाज कर रही थी। ठंडी हवा उनके चेहरों पर चाकू की तरह लग रही थी, लेकिन डर इतना बड़ा था कि उन्हें ठंड का एहसास भी नहीं हो रहा था। आरव सबसे आगे भाग रहा था। उसके पीछे करण, मयंक, दीपक और सौरभ थे। सबके दिल तेजी से धड़क रहे थे। पीछे से कभी कभी भारी कदमों की आवाज सुनाई देती थी। ठक ठक ठक, जैसे कोई विशाल जीव धीरे धीरे उनका पीछा कर रहा हो। सौरभ ने घबराकर पीछे देखा। अंधेरे में दूर दो लाल आंखें चमक रही थीं। और फिर अचानक वे आंखें गायब हो गईं। सौरभ डर से कांप उठा। वो हमारे पीछे ही हैं। दीपक ने हांफते हुए कहा, भागते रहो, रुकना मत। जंगल बहुत घना था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाओं पर मोटी बर्फ जमी हुई थी। कहीं कहीं बर्फ इतनी गहरी थी कि पैर घुटनों तक धंस जाते थे। अचानक मयंक का पैर फिसला और वह बर्फ में गिर पड़ा।
आह! करण तुरंत उसके पास गया। जल्दी उठो। मयंक उठने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक दूर से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। वह आवाज इतनी करीब थी कि सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब उन्हें साफ समझ आ गया था कि हिममानव बहुत दूर नहीं है। आरव चिल्लाया, जल्दी करो, वे करीब आ रहे हैं। सब फिर से भागने लगे, लेकिन कुछ ही मिनट बाद उन्हें सामने एक गहरी खाई दिखाई दी। वे अचानक रुक गए। खाई बहुत गहरी थी और नीचे सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। अब उनके सामने रास्ता बंद था। पीछे जंगल था और उस जंगल में हिममानव। सौरभ घबराकर बोला, अब क्या करें? आरव तेजी से चारों तरफ देखने लगा। तभी उसे खाई के किनारे एक पुराना लकड़ी का पुल दिखाई दिया। वह पुल बहुत पुराना और कमजोर लग रहा था। आरव ने कहा, हमें उसी से पार जाना होगा। दीपक ने डरते हुए कहा, अगर वह टूट गया तो? करण बोला, अगर यहां रुके तो भी हम मरेंगे। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर आरव सबसे पहले पुल पर चढ़ गया। लकड़ी के तख्ते उसके वजन से चर्र की आवाज करने लगे। धीरे धीरे वह पुल पार करने लगा। उसके पीछे करण गया, फिर दीपक, फिर सौरभ। सब लोग धीरे धीरे सावधानी से चल रहे थे। अब सिर्फ मयंक पीछे रह गया था। मयंक जैसे ही पुल के बीच में पहुंचा, अचानक जंगल के अंदर से एक विशाल साया तेजी से बाहर निकला। वह हिममानव था। उसकी लाल आंखें गुस्से से चमक रही थीं। वह बहुत तेजी से पुल की तरफ बढ़ रहा था। मयंक डर के मारे चिल्लाया, जल्दी करो। आरव चिल्लाया, भागो मयंक। मयंक दौड़ने लगा, लेकिन तभी चर्रर, पुल का एक तख्ता टूट गया। मयंक का पैर उसमें फंस गया और वह गिर पड़ा। आह! अब वह पुल के बीच में फंसा हुआ था। उधर से हिममानव तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। मयंक डर के मारे चिल्लाया, आरव, मेरी मदद करो। आरव वापस मुड़ गया, लेकिन तभी करण ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, अगर तुम वापस गए तो हम सब मर जाएंगे। मयंक की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। हिममानव अब उसके बिल्कुल पास पहुंच चुका था। उसने अपना विशाल हाथ आगे बढ़ाया। मयंक की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी, बचाओ! और अगले ही पल वह विशाल पंजा मयंक को पकड़ चुका था। आरव की आंखों के सामने उसका दोस्त हवा में उठ गया। फिर हिममानव ने एक भयानक गर्जना की और मयंक को अपने कंधे पर डालकर जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। पुल के उस पार खड़े चारों दोस्त पत्थर की तरह जमे रह गए। उनकी आंखों में डर, सदमा और दर्द था। उन्होंने अभी अभी अपने एक दोस्त को खो दिया था, लेकिन असली डर अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अचानक जंगल के दूसरी तरफ से फिर दो लाल आंखें चमक उठीं और अब हिममानव दोनों तरफ से उन्हें घेर चुके थे। मयंक की चीख अभी भी चारों दोस्तों के कानों में गूंज रही थी। बर्फ से ढके उस सुनसान जंगल में खड़े आरव, करण, दीपक और सौरभ के दिल डर और दुख से भारी हो चुके थे। उनके सामने खाई थी, पीछे घना जंगल और अब चारों तरफ हिममानव। आरव ने गहरी सांस ली और बोला, अगर हम यहां खड़े रहे तो अगला नंबर हमारा होगा। दीपक की आवाज कांप रही थी, लेकिन जाए कहां? तभी करण ने दूर एक पहाड़ी की तरफ इशारा किया। उधर देखो। सबने उसकी तरफ देखा।
पहाड़ी की ढलान पर बर्फ के बीच एक अंधेरी सी जगह दिखाई दे रही थी। वह एक गुफा थी। सौरभ बोला, हमें वहां छिप जाना चाहिए। आरव ने सिर हिलाया। चलो। चारों दोस्त तेजी से उस पहाड़ी की तरफ भागने लगे। बर्फ बहुत गहरी थी, इसलिए हर कदम भारी लग रहा था, लेकिन डर उन्हें लगातार आगे बढ़ा रहा था। कुछ ही मिनटों में वे उस गुफा के पास पहुंच गए। गुफा का मुंह बड़ा था, लेकिन अंदर पूरा अंधेरा था। ठंडी हवा गुफा के अंदर से आ रही थी। दीपक ने टॉर्च निकाली। सावधान रहना। चारों धीरे धीरे गुफा के अंदर जाने लगे। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, बाहर की हवा और आवाजें कम होती गईं। अब सिर्फ टपकते पानी की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। गुफा के अंदर की दीवारें बर्फ और पत्थरों से बनी हुई थीं। टॉर्च की रोशनी इधर-उधर घूम रही थी। अचानक सौरभ रुक गया। रुको! उसकी आवाज में डर था। सबने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? सौरभ ने टॉर्च नीचे की तरफ की। जमीन पर कुछ पड़ा था। जब आरव ने ध्यान से देखा, तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वहां बिखरी हुई थीं इंसानी हड्डियां, कई पुरानी हड्डियां, कुछ खोपड़ियां और कुछ फटे हुए कपड़े। दीपक के मुंह से निकल गया, हे भगवान! यह साफ था कि यह जगह बहुत समय से किसी खतरनाक चीज का अड्डा रही थी। करण धीरे से बोला, यह हिममानव की गुफा है। अचानक टॉर्च की रोशनी गुफा की दीवार पर पड़ी, और वहां जो दिखाई दिया, उसने सबको हैरान कर दिया। दीवार पर अजीब-अजीब निशान बने हुए थे। कुछ हाथों के निशान, जो इंसानों से बहुत बड़े थे, और कुछ चित्र भी बने हुए थे। उन चित्रों में दिखाया गया था हिममानव, लेकिन उनमें एक और अजीब बात थी। चित्रों में हिममानव के साथ इंसान भी बने हुए थे, जैसे दोनों कभी साथ रहते हों। आरव ने हैरानी से कहा, यह क्या है? दीपक बोला, क्या कभी इंसान और हिममानव साथ रहते थे? तभी अचानक गुफा के अंदर से एक धीमी आवाज आई, गुर्रर! चारों दोस्त एकदम चौंक गए। आवाज गुफा के अंदर के अंधेरे हिस्से से आ रही थी। टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे उस तरफ गई, और अगले ही पल उनकी सांस रुक गई, क्योंकि गुफा के अंदर अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही थीं। और फिर धीरे धीरे एक विशाल साया बाहर आने लगा। वह हिममानव था, लेकिन इस बार वह पहले देखे गए हिममानव से भी बड़ा था। उसकी लंबाई लगभग 10 फुट थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बुद्धिमानी और गुस्सा दोनों दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस गुफा का नेता हो। चारों दोस्त डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि गुफा के बाहर से भी भारी कदमों की आवाज आने लगी थी। ठक ठक ठक। अब साफ था कि वे लोग हिममानव के पूरे झुंड के बीच फंस चुके थे। गुफा के अंदर खड़े आरव, करण, दीपक और सौरभ अब पूरी तरह घिर चुके थे। सामने 10 फुट लंबा विशाल हिममानव खड़ा था, और गुफा के बाहर से बाकी हिममानवों के भारी कदमों की आवाज लगातार करीब आ रही थी। चारों दोस्तों के दिल इतनी तेजी से धड़क रहे थे कि जैसे सीने से बाहर निकल आएंगे। गुफा के अंदर खड़ा वह विशाल हिममानव धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखें लाल जरूर थीं, लेकिन उनमें सिर्फ क्रूरता ही नहीं थी। उनमें एक अजीब सी समझदारी भी झलक रही थी। आरव ने धीरे से कहा, यह हमें तुरंत मार क्यों नहीं रहा? दीपक ने घबराकर कहा,
शायद यह हमें पहचानने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक गुफा के बाहर से 2 और हिम मानव अंदर आ गए। अब गुफा के अंदर 3 विशाल हिम मानव खड़े थे। वे सब चारों दोस्तों को घूर रहे थे। सौरभ की सांस रुक सी गई। अब हम नहीं बचेंगे। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। सबसे बड़ा हिम मानव धीरे धीरे गुफा की दीवार के पास गया। उसने अपने विशाल हाथ से दीवार पर बने पुराने चित्रों की तरफ इशारा किया। आरव ने टॉर्च की रोशनी उन चित्रों पर डाली। अब वे चित्र साफ दिखाई दे रहे थे। उनमें दिखाया गया था कि बहुत साल पहले पहाड़ों में इंसान और हिम मानव साथ रहते थे। वे एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे। कुछ चित्रों में इंसान और हिम मानव साथ शिकार करते हुए दिख रहे थे। कुछ में वे आग के पास बैठे हुए थे। दीपक ने हैरानी से कहा, मतलब कभी ये हमारे दुश्मन नहीं थे। लेकिन फिर आरव की नजर दीवार के दूसरे हिस्से पर पड़ी। वहां कुछ और चित्र बने थे। उनमें इंसान बंदूकें लिए हुए थे और हिम मानव जमीन पर गिरे हुए दिखाई दे रहे थे। करण धीरे से बोला, ओह, तो इंसानों ने इन्हें धोखा दिया था। अब सबको समझ आने लगा था। बहुत साल पहले इंसानों ने शायद इन पहाड़ों में आकर हिम मानवों का शिकार शुरू कर दिया था। उन्हें पकड़ने की कोशिश की थी। शायद इसी वजह से अब हिम मानव इंसानों से नफरत करते थे। तभी गुफा के अंदर खड़ा सबसे बड़ा हिम मानव जोर से गुर्राया। उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और गुफा के अंदर पड़े इंसानी कंकालों की तरफ इशारा किया। सौरभ डर से कांप उठा। ये हमें दिखा रहा है कि उसने क्या किया है। लेकिन आरव को ऐसा नहीं लगा। उसने धीरे से कहा, नहीं, यह हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। दीपक ने पूछा, क्या? आरव ने दीवार की तरफ इशारा किया। यह हमें दिखा रहा है कि इंसानों ने पहले हमला किया था और अब यह अपने इलाके की रक्षा कर रहे हैं। कुछ सेकंड तक गुफा में सन्नाटा रहा। फिर अचानक बाहर से एक और जोरदार गर्जना सुनाई दी और अगले ही पल गुफा के अंदर एक और विशाल हिम मानव घुस आया। उसके कंधे पर कुछ लटका हुआ था। जब टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी तो चारों दोस्तों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए, क्योंकि वह था मयंक का शरीर। वह बेहोश था लेकिन अभी जिंदा लग रहा था। हिम मानव ने उसे धीरे से जमीन पर रख दिया। अब चारों दोस्त पूरी तरह समझ चुके थे कि वे किसी साधारण जानवरों के बीच नहीं थे। ये जीव बेहद ताकतवर थे, लेकिन साथ ही समझदार भी। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या ये उन्हें जिंदा छोड़ेंगे या यही उनका अंत होगा? उसी समय सबसे बड़ा हिम मानव धीरे धीरे आरव के सामने आया। उसने अपना विशाल हाथ उठाया और आरव के सिर के ऊपर रोक दिया। गुफा के अंदर सबकी सांसें थम गईं। अगले कुछ सेकंड तय करने वाले थे कि वे जिंदा वापस जाएंगे या हमेशा के लिए इन पहाड़ों में खो जाएंगे। गुफा के अंदर ठंडी हवा बह रही थी। चारों तरफ बर्फ और पत्थरों की दीवारें थीं। आरव, करण, दीपक और सौरभ वहीं खड़े थे और उनके सामने 10 फुट लंबा विशाल हिम मानव। उसका हाथ धीरे धीरे आरव के सिर के ऊपर रुका हुआ था। गुफा के अंदर इतना सन्नाटा था कि सबको अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। सौरभ की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। आरव, कुछ करो। लेकिन आरव भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या होने वाला है। फिर अचानक वह विशाल हिम मानव धीरे धीरे झुक गया।
उसने अपना हाथ नीचे किया और जमीन पर पड़े मयंक के शरीर को हल्के से छुआ। मयंक अभी भी जिंदा था। उसकी सांसें बहुत धीमी थीं, लेकिन वह जिंदा था। दीपक की आंखों में हैरानी भर गई। इसने इसे मारा नहीं। तभी गुफा के अंदर खड़े बाकी हिम मानव भी धीरे धीरे शांत हो गए। उनकी गुर्राने की आवाज बंद हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई फैसला ले रहे हों। सबसे बड़ा हिम मानव फिर दीवार की तरफ गया। उसने फिर से उन पुराने चित्रों की तरफ इशारा किया। अब आरव को सब समझ आने लगा था। उसने धीरे से कहा, ये हमें मारना नहीं चाहते। करण ने हैरानी से पूछा, तो फिर? आरव बोला, ये सिर्फ हमें चेतावनी देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इंसान इन पहाड़ों से दूर रहें। कुछ पल तक गुफा में खामोशी रही। फिर अचानक सबसे बड़ा हिम मानव जोर से गरजा। लेकिन इस बार उसकी गर्जना गुस्से वाली नहीं थी। वह किसी आदेश जैसी थी। बाकी हिम मानव तुरंत गुफा के बाहर चले गए। अब गुफा के अंदर सिर्फ वही बड़ा हिम मानव खड़ा था। वह धीरे धीरे गुफा के मुंह की तरफ गया। फिर उसने पीछे मुड़कर चारों दोस्तों की तरफ देखा और अपने विशाल हाथ से बाहर की तरफ इशारा किया, जैसे वह कह रहा हो, जाओ, यहां से चले जाओ। चारों दोस्त कुछ पल तक वहीं खड़े रहे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे जिंदा बच सकते हैं। फिर आरव ने धीरे से कहा, चलो। उन्होंने मयंक को उठाया और धीरे धीरे गुफा से बाहर निकलने लगे। बाहर अभी भी बर्फ गिर रही थी। पूरा जंगल सफेद बर्फ से ढका हुआ था। लेकिन अब वहां कोई हिम मानव दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे वे सब अचानक गायब हो गए हों। चारों दोस्त धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरने लगे। कई घंटों की मुश्किल यात्रा के बाद वे आखिरकार एक छोटे से पहाड़ी रास्ते तक पहुंच गए। कुछ दिनों बाद वे लोग वापस शहर पहुंच गए। लेकिन उन्होंने इस घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उन्हें पता था, अगर दुनिया को हिम मानव के बारे में पता चल गया तो लोग फिर से उन पहाड़ों में आएंगे और शायद इस बार इंसान और हिम मानव के बीच एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी। कई साल बाद भी जब भी आरव हिमालय की तरफ देखता है, उसे वह रात याद आ जाती है। वह बर्फ से ढकी गुफा, वह लाल चमकती आंखें और वह विशाल हिम मानव जिसने उन्हें मारने के बजाय जिंदा जाने दिया। लेकिन एक बात आज भी रहस्य बनी हुई है, क्योंकि जब वे उस पहाड़ से नीचे उतर रहे थे तो आरव ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा था। दूर बर्फीली चोटी पर एक विशाल साया खड़ा था। वह उन्हें जाते हुए देख रहा था और उसकी लाल आंखें अभी भी अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे वह आज भी पहाड़ों की रखवाली कर रहा हो। और शायद हिमालय के उन बर्फीले पहाड़ों में आज भी हिम मानव मौजूद हैं।